हेलो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है बड़े आसानी से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो लास्टली 2 वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़े हुए कुछ बातें की है। पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड हुए कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके डेफिनेशन को क्लियर किया। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इस वीडियो जो है, ये थर्ड वीडियो के अंदर में मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे लास्टली एक छोटी सी बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। कल जब मैं वीडियो को एंड कर रहा था तो उसमें से मैंने एक प्रोविज़न इलस्ट्रेट किया था। वो प्रोविज़न था कि रिज़र्व, हर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकला हुआ जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, अपने रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी हमारा प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से कितने पैसे को हम लोग अपने कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में रखेंगे एंड कितने पैसे को हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न आपके सामने दिख रहा है ये प्रोविज़न उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक आपको वर्ड का मतलब बता दूं। ठीक है, डिफ़ाइन कर दूं उसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर मैं बता दूं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपली एक हिंदी में इसका मतलब बोलते हैं कि काम कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, काम कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। मैंने कल आपको एक और वर्ड समझाया था, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसने मनचाहे कितना भी काम कर दिया हो, बट कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव जितना परसेंट काम का अप्रूवल देगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन देगा, उतने परसेंट काम को हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि उतने का काम कॉन्ट्रैक्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफाई कर चुका है। ठीक है, तो ये वर्क सर्टिफाइड का मतलब था। अब ये एक नया सा वर्ड निकल कर आ रहा है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब होता है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला को देखो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट काम मेरा सर्टिफाई हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट काम अगर मेरा सर्टिफाई हो चुका है, ये जो परसेंटेज निकल के आता है इसको मैं बोलता हूँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। की इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अगर 500 करोड़ का था तो उसमें से अगर 300 करोड़ का काम क्या हो गया, 300 करोड़ का काम सर्टिफाइड हो चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी ने 300 करोड़ के काम को अप्रूव कर चुका है 500 करोड़ के काम में से। तो ये परसेंटेज कुछ इस तरह निकल के आता है, 300/500 इंटू 100 आप निकालो तो 60% आता है। मतलब 60% कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर वर्क सर्टिफाइड लेस से मैं बोलता हूँ वर्क सर्टिफाइड आपका 300 करोड़ है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 500 करोड़, तो ये 60% निकल के आता है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या, ये 60% का, दैट 60% ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये वर्ड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। देखिए मैं बता रहा था कि हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट में लिखेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज़ ए नॉमिनल इन नेचर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो इनकम नेचर का आइटम होता है वो एक ही आइटम होता है, और वो कौन सा आइटम होता है, वर्क सर्टिफाइड। मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक ही आइटम होता है जो कि इनकम नेचर का होता है, वो कौन सा होता है, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड हमारा इनकम नेचर का होता है जो कि क्रेडिट में यहाँ पे आएगा एज ए इनकम। अब इस साइड में एक्सपेंडिचर रहा, इस साइड में इनकम रहा, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आया, हमारा नोशनल प्रॉफिट। अब जो डिफरेंस निकल के आएगा हम लोग उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप कि अपने वर्क सर्टिफाइड में से अगर हम लोग सारे एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए से, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा अभी हम लोग उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें से अपॉर्चुनमेंट करना बाकी है। उस नोशनल प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा हम लोग क्या करेंगे, कॉस्टिंग के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कुछ पैसे को हम लोग रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको बताया था रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी कोई कॉन्ट्रैक्टर क्यों मेंटेन करता है। ठीक है, वो इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है, हो सकता है किसी प्रकार की अनसर्टिनिटी अगर खड़ी हो जाए तो बिजनेस को किसी भी प्रकार से इल इफेक्ट ना फेस करना पड़े। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए वो रिजर्व्स बनाकर रखता है। ठीक है, इस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ पैसे को हम लोग अपने कॉस्टिंग के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और कुछ पैसों को हम लोग रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आखिर ज़रूरी भी है, कंटीजेंसी अपना जो प्रूडेंस भी यही कहता है। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी यही कहता है यार कि किसी प्रकार का अगर अगर आप फ्यूचर में लॉस को, आपको आशा है कि लॉस होने वाला है, उसके लिए अभी से रेडी हो जाओ। और अकाउंट्स में रेडी कैसे होते हैं किसी भी लॉस के लिए? प्रोविजन क्रिएट करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, राइट। ठीक है, अब जो हमारा, मैं आपको एक केस देता हूँ, ठीक है। अब केस को थोड़ा एनालिसिस करो मेरे साथ। केस कुछ इस तरह से है कि आप मानो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपने कैलकुलेट किया, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि ये है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है या सर्टिफाइड हो चुका है, दैट इज़ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अगर जो मेरा परसेंटेज निकल के आ रहा है इस फॉर्मूले से वो 25% से कम है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो इस फॉर्मूले से निकला हुआ परसेंटेज अगर 25% से कम है, तो जो अपने नोशनल प्रॉफिट का जो कितना पैसा मेरे को ट्रांसफ़र करना था कॉस्टिंग पीएल से, वो मेरे को डिसाइड करना था ना, वो इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। मतलब सिंपल लाइन में बोलूँ तो अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज़ लेस देन 25%, देन आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसफ़र एनी अमाउंट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। सिंपल समझ आया? अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है तो मैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, सारा नोशनल प्रॉफिट को मैं रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस कहता है अगर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% या 25% से ज़्यादा है बट 50% से कम है, एक बार और, अगर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% या 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो अपने नोशनल प्रॉफिट का 1/3 निकालो इनटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड। ये कैश रिसीट क्या है यार? देखो वर्क सर्टिफाइड मैंने आपको बताया था क्या होता है, जितना परसेंट काम कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव किया अभी तक, दैट इज़ वर्क सर्टिफाइड। उसमें से भी कुछ पैसा वो रिटेन कर लेता है, कुछ पैसे ही हम लोग को देता है। तो जो वर्क सर्टिफाइड में से जितना पैसा हम लोगों को मिला दैट इज़ कैश रिसीट। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन निकला एंड इसमें से ये फॉर्मूले में से जो अमाउंट निकल के आएगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी आर गोइंग टू हम लोग अपने पीएल में रखने वाले हैं। एंड बाकी सारा प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सेकंड केस था। सेकंड केस क्या था कि अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% या 25% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो, देन मैं अपने नोशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड करूँगा। जो अमाउंट निकल करके आएगा वो अमाउंट को मैं अपने कॉस्टिंग P&L अकाउंट में रखूँगा, बाकी सारा अमाउंट मैं क्या करूँगा? ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी। केस 3 में आते हैं। केस 3 कह रहा है अगर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% या 50% से ज़्यादा हो लेकिन 90% से कम हो, एक बार और, अगर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% या 50% से ज़्यादा हो लेकिन 90% से कम हो, इन दैट केस आप अपने नोशनल प्रॉफिट का 2/3 कैलकुलेट करो इनटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड निकालो। ठीक है, जो अमाउंट निकल करके आएगा दैट अमाउंट को आप पीएल में लेकर जाओ एज अ प्रॉफिट एंड बाकी सारा अमाउंट को आप क्या करो? रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, फोर्थ केस अपना क्या कहता है? अगर हमारा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर 90% या 90% से ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 90% या 90% से ज़्यादा हो बट 100% से कम हो, देन हम लोग क्या करेंगे पता है? एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अब देखो ये रिप्लेस हो गया। यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट था, लेकिन ये जो फोर्थ केस है जिसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 90% या 90% से ज़्यादा हो लेकिन 100% से कम हो, इन दैट केस एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालूंगा इनटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करूँगा। जो अमाउंट निकल करके आएगा दैट अमाउंट को मैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में एज ए इनकम रखूँगा, बाकी सारा अमाउंट को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा रिजर्व्स में। यार देखो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँ, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग सी, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये जो प्रोविज़न बनाया गया है, ये जो केस बनाया है मैंने, इसके पीछे का एक लॉजिक है। अब लॉजिक को पकड़ो। लॉजिक क्या कहता है? मैंने अभी अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट को अभी स्टार्ट किया है और मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ना वो 25% से कम है। तो यार अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में कितना टाइम बाकी है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे? अभी तो 25% भी मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी मैं प्रॉफिट को नहीं लेकर जाता हूँ, सारे पैसे को मैं रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मेरा वर्क परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है तो मेरा अनसर्टेनिटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यार 75% से ज़्यादा काम अभी मेरा बाकी है, 75% से ज़्यादा काम मेरा बाकी है। तो अभी मैं प्रॉफिट में कैसे कोई पैसे को रख सकता हूँ? सारा पैसे को मैं रिजर्व में रख देता हूँ। ठीक है,
सेकेंड केस में आते हो जब आपको पता चलता है ना कि हाँ यार मेरा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ना वो 25% या 25% से ज़्यादा तो हो गया बट 50% से कम है, इन दैट केस चल ठीक है, मैं अपने नोशनल प्रॉफिट का 1/3 तो हिस्सा ले ही के जा ही सकता हूँ पीएल में, एंड बाकी अमाउंट को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा रिजर्व में। थर्ड केस अगर देखो आप तो 50% या 50% से ज़्यादा अगर मैंने काम कर लिया बट 90% से कम काम किया है, इन दैट केस मैं अपने नोशनल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा लेकर जा रहा हूँ इनटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड करके, जो पैसा आ रहा है वो अपना मैं पीएल में लेकर जा रहा हूँ, बाकी सारे पैसे को मैं रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। फोर्थ केस क्या बोल रहा है कि 90% या 90% से ज़्यादा अगर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है लेकिन 100% से कम है, इन दैट केस आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने से बाद आप इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड इंटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करो, जो अमाउंट निकल करके आएगा आप उसको क्या करो अपने पीएल में रखो, बाकी सारा अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। एक सिंपल सा बात बोलो, एक सिंपल सा लॉजिक दूँ, देखो जैसे जैसे मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ रहा है मेरे पीएल में भी पैसा बढ़ रहा है, देख रहे हो 25% से कम था पीएल में कुछ नहीं गया, 25% या 25% से ज़्यादा है 1/3 गया, 50% या 50% ज़्यादा है तो 2/3 पैसे मेरे को कॉस्टिंग में ले जाने को परमिट किए गए हैं। 90% या 90% से ज़्यादा अगर मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है तो मैं अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट का इतना हिस्सा टोटल अपने प्रॉफिट में लेकर जा रहा हूँ, बाकी कम पैसे को रिजर्व में रख रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ रहा है मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ, वैसे वैसे रिस्क कम हो रहे हैं बिजनेस में, और रिस्क कम हो रहे हैं तो रिजर्व में जाने को जो पैसा है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व में भी कम ट्रांसफ़र करने से भी चलेगा, क्योंकि अब तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म होने को आया यार, अब कौन सी अनसर्टेनिटी आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग सोच रहे हैं, इसीलिए जैसे जैसे हम लोग का जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ रहा है, हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे यहाँ पे पीएल में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोविज़न को इलस्ट्रेट करने के लिए, समझाने के लिए मैं अपने सीएमए इंस्टीट्यूट का सीएमए इंटर ग्रुप 1 का कॉस्टिंग सब्जेक्ट्स में से लिया हुआ एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए ये प्रोविज़न उस क्वेश्चन पे कैसा काम करता है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट है, ठीक है। इस मैट में से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर में आओ तो आई थिंक ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, एंड ये क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से क्या होगा ना, आपको मैंने जो अभी ये प्रोविज़न बताया ना कि कितना अमाउंट हम लोग कॉस्टिंग पीएल में रखेंगे एंड कितने अमाउंट को हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, यू नो व्हाट, इस चैप्टर में सबसे मेन जो प्रोविज़न है यही है। ये एक ऐसा प्रोविज़न है जिसमें सारे प्रोविज़न इंक्लूड हो जाते हैं, सारे छोटे छोटे प्रोविज़न इसमें कंबाइन होकर के आते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो यार आपने इस चैप्टर में मास्टरी कर ली, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने मेरा वीडियो को पूरा कम्प्लीटली सीरियसली अच्छे से देखा होगा, मैं बता रहा हूँ मैंने हर कोशिश की है कि हर छोटी से छोटी बात मैं कवर करके जाऊँ, ठीक है ना। ये सारे बातें मुझे अपने पढ़ाई के दौरान मुझे समझ आई, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई करते के टाइम एनालिसिस कर करके इतनी टाइम मैंने इतना टाइम दिया, इतना टाइम डिवोट किया इस चैप्टर के अंदर में ना, तो अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब मेरे अंदर ये कमांड आ रही है कि हाँ इस चैप्टर को मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं प्रोविज़न क्या कहता है। प्रोविज़न को इलस्ट्रेट करने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको अगर दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, वरना मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, और आपके पास अगर ये बुक भी हो तो ठीक है, वरना आप ये बुक जाकर सीएमए इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बिल्डर का है, कॉन्ट्रैक्टर, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो किसका मेंटेन कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो किसका बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहे हैं। मैं एक बार और बोल दूं, कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना, जो काम कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना, ठीक है। ये बात है, ये क्या कौन है, अ फर्म ऑफ बिल्डर कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स केप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर, ठीक है, एंड ही इज़ मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 555 कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 का यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे सामने दिया हुआ है। इसके पीछे भी कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, हम लोगों को देख लेना चाहिए। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जाके वो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, एंड ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने जो भी प्रोविज़न है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक्सपेंडिचर दी गई है
इनकम तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो इनकम नेचर का एक आइटम होता है वो एक ही आइटम होता है, और वो आइटम कौन सा है? वर्क सर्टिफाइड, है ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक ही आइटम है जो इनकम नेचर का होता है, और वो कौन सा आइटम है? वर्क सर्टिफाइड। बाकी सारे खर्चे मतलब डेबिट में जाएंगे। क्यों डेबिट में जाएंगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होता है, और नॉमिनल अकाउंट में आपको पता है सारे एक्सपेंडिचर डेबिट में आते हैं, सारे इनकम क्रेडिट में आते हैं। इसीलिए वर्क सर्टिफाइड अगर हमारा इनकम नेचर का है तो वो हमारे क्रेडिट में आएगा, एंड सारे एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट में आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि मटेरियल मैंने परचेस किया है इतने का, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स हुआ इतने का, प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या वो कह रहा है, प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हुआ वाला प्लांट है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या बोला था मैंने आपको कि इस कॉन्ट्रैक्ट का बना रहा हूँ ना मैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बना रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 से जुड़े हुए जितने ही आइटम्स हो गए मैं उन्हीं को अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा, और किन्हीं आइटम को रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ये प्लांट का इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन ये प्लांट हमारे इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लगा है, वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि अदर कॉन्ट्रैक्ट में वो यूज़ हुआ है, तो हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। एडिशनल प्लांट, देखो प्लांट जो है वो वैसे भी कैपिटल नेचर का होता है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन प्लांट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएंगे। प्लांट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन प्लांट से जुड़ा हुआ अगर कोई एक्सपेंडिचर होगा इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ज़रूर आएगा। देखो वेजेस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारे एक्सपेंडिचर हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। पीछे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कमेंस कब हुआ था? 1 फरवरी 2017 को, एंड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 6 लाख रुपीज़, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो 6 लाख रुपीज़ की है। एंड बोलता है कॉन्ट्रैक्टी का जो कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो आकर सर्टिफाई करके जाता है। ठीक है, वो एक इंटरवल में आता है, वर्क्स को सर्टिफाई करता है एंड पैसा देकर जाता है। इस बार क्या हुआ देखो, एंड द अमाउंट ऑफ सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 20% रिटेंशन मनी वाज इतना। वो कह रहा है 20% रिटेंशन मनी, 20% काट लेने के बाद उसने क्या किया है, 2,41,600 का पैसा दिया है मेरे को। मैंने आपको बताया था कि 10% 20% जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी है वो पैसा नहीं देता है। कौन से अमाउंट का उतना पैसा काट के रख लेता है? वर्क सर्टिफाइड का। जितना परसेंट उसको लगता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर ने इतना काम कर दिया है, तो वो उतने काम के लिए सर्टिफिकेशन दे देता है, दैट इज़ वर्क सर्टिफाइड। एंड वर्क सर्टिफाइड में से कुछ हिस्सा वो काट कर रख लेता है रिटेंशन अमाउंट के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने 2,41,600 रुपीज़ दी है, 2,41,600 रुपीज़ उन्होंने दिया। किसने? कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को 2,41,600 रुपीज़ दिया, लेकिन वो 20% काटने के बाद है, मतलब 20% रिटेन करने के बाद है, मतलब इट इज़ 80%। अगर मैं इसको 80% से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ रहा? 3,02,000 रुपीज़। ये 3,02,000 रुपीज़ क्या है पता है? ये 3,02,000 रुपीज़ क्या है पता है? ये 3,02,000 रुपीज़ वर्क सर्टिफाइड है। आप खुद ही देख लो, अगर 3,02,000 रुपीज़ वर्क सर्टिफाइड हुआ होगा और इसमें से 20% मैं रिटेन कर लूँ तो अमाउंट कितना निकल करके आता है? 2,41,600 है ना, 2,41,600। इस अमाउंट का मतलब होता है कि इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, ठीक है, लेकिन इसको मैं डिवाइड कर दूं 80% से, तो 3,02,000 का अमाउंट वर्क सर्टिफाइड हुआ था। 3,02,000 का अमाउंट वर्क सर्टिफाइड हुआ था, उसमें से 20% कॉन्ट्रैक्टी ने काट कर रख लिया रिटेंशन अमाउंट, बाकी 80% इसका जो 2,41,600 है उसने कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कैश में पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि द मटेरियल ऑन साइट वॉज 19,716 रुपीज़ का जो मटेरियल है हमारे साइट पे पड़ा हुआ है, दिस इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। यार देखो एक सिंपल सी बात, मटेरियल इशू हुआ था, मटेरियल परचेज़ किया गया था, सारा मटेरियल एग्जॉस्ट हो जाएगा साल के अंदर में, ऐसा कुछ ज़रूरी है क्या? सारा कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ अमाउंट का मटेरियल हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा, उसी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है। आपको पता है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो, या तो इसको परचेजेस से लेस कर दो। ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट का लेजर अकाउंट भी मेंटेन कर रहा था हमारा कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, एंड उसको पता चला कि जो प्लांट खरीदा है, जो प्लांट उसके साइट पे यूज़ हुआ है, उससे जुड़ा हुआ जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है,
उससे जुड़ा हुआ जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है 2260। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2260 का जो डेप्रिसिएशन है वो भी मेरा एक्सपेंडिचर है और मैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको समझ आ गया कि मैं इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेता हूँ और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 3,02,000 रुपये जो वर्क सर्टिफाइड है वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया। देखो एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये सीख लिया ना फिर आपको इस चैप्टर में डर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी के लिए काम किया। कॉन्ट्रैक्टी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को कैश पेमेंट किया। कितना कैश पेमेंट किया, 2,41,600 रुपीज़, राइट, सही है तो हाँ 2,41,600 रुपीज़ कैश में पेमेंट कर दिया। लेकिन रिटेंशन भी किया था, कितना परसेंट, 20%। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर ये 2,41,600 रुपीज़ उसने दिया और क्वेश्चन कह रहा है कि 20% उसने अमाउंट रिटेन भी कर लिया, मतलब ये 80% है। मानते हो ना 80% है। तो अगर मैं इसको 80% से डिवाइड कर दूं तो ये होल फिगर निकल करके कितना आता है, 3,02,000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो या ऐसे समझो। यार देखो ये जो अपना वर्क सर्टिफाइड था 3,02,000, जो कि क्वेश्चन क्लियरली नहीं कह रहा है, 3,02,000 था। इसमें से अमाउंट मैंने रिटेंशन कर लिया था, कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेंशन कर लिया था। कितना परसेंट, 20%। 20% निकल करके कितना आता है, 3,02,000 का 20% अगर मैं निकालूँ तो आता है वो 60,400। ठीक है, कैश पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी कितना हुआ, माइनस कर दो, 2,41,600 आ गया ना। मैं अगर बोलूँ ये 2,41,600 80% है, ये जो अमाउंट आपने रिटेन कर लिया दैट इज़ 20% और ये अमाउंट 100%, तो कुछ गलत है क्या, कोई गलत नहीं है। मैथमेटिक्स है यार, कैलकुलेट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन के ऊपर जाते ही जितने भी एक्सपेंडिचर है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैं लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट नंबर कितना है, 555, आप देख पा रहे होगे 555 है। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 है CMA इंस्टीट्यूट के मैट का, टू मटेरियल परचेस्ड, कितने का परचेज किया पता है, 1,16,126 रुपीज़ का। टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, कितने का पता है, मटेरियल इशूड फ्रॉम जो स्टोर है वो 19,570 रुपीज़ का है। ठीक है, प्लांट मैंने परचेज़ किया है लेकिन प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन प्लांट से जुड़ा हुआ एक डेप्रिसिएशन था, मैंने आपको दिखाया था। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन है 2,260 का, है ना, ये डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला था, डेप्रिसिएशन है 2,260 का। वो डेप्रिसिएशन तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा। तो मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है, 2,260, ओके। एंड देन टू वेजेस कितने, वेजेस है सर मेरा 1,47,268 रुपीज़। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने किए हैं इस प्लान इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, वो कितना है 4,052 का। ठीक है, टू प्रपोर्शनेट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मैंने किए, कितने किए हैं 17,440 रुपीज़ के। ठीक है, प्रोपोर्शनेट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है 17,440 का। ये सारे मेरे एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। अब मैं कैसे लिखूँगा, देखो एक्सपेंडिचर लिख दिया, इनकम भी तो लिखना है। इनकम क्या है, मैंने बोला है, बार बार बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो इनकम नेचर का एक आइटम होता है वो एक ही आइटम होता है, और कौन सा आइटम होता है, वर्क सर्टिफाइड। लेकिन देखो मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये वर्क सर्टिफाइड को लिखते कैसे, ये लिखते हैं बाय वर्क इन, इसको लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कंप्लीट होना बाकी है। और मैं
आपको पूछूं एक बात कि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? बताओ। सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, 100% कंप्लीट नहीं है, वो काम को हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वो वर्क को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरी तरफ से आप ये कह सकते हो कि जो एक्सपेंडिचर मेरे प्रोजेक्ट में होना था, वो एक्सपेंडिचर मैंने अभी तक सारा इनकर नहीं किया है। 100% एक्सपेंडिचर अगर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए, तो 100% एक्सपेंडिचर जब तक नहीं हो जाता उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तब तक वो काम अधूरा है, तब तक वो काम वर्क इन प्रोग्रेस है। सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपये मेरे को एक काम कंप्लीट करने में लगने थे और अभी तक 80 रुपये ही लगे हैं, 80 रुपीज़ ही लगे हैं, तो एक्सपेंडिचर पूरा हुआ नहीं है। और जब तक एक्सपेंडिचर पूरा हुआ नहीं, काम पूरा होगा नहीं। तो जब तक एक्सपेंडिचर पूरा होता नहीं एक पर्टिकुलर काम से रिलेटेड, तब तक वो काम को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये दूसरा मतलब होता है। ठीक है, बात समझ में आई तो दाद दीजिएगा। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जो हमारा लिखने का स्टाइल होगा कुछ ऐसा होगा। देखो भाई, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा आपने, फिर यहाँ पे लिखो सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपका कितना हुआ, आपने कैलकुलेट किया है ना? यहाँ पे देखो वर्क सर्टिफाइड कितना का है, 3,02,000 रुपीज़। 3,02,000 रुपीज़ का वर्क सर्टिफाइड हुआ है। कुछ अनसर्टिफाइड वर्क है क्या? ना सर, अभी तक तो वर्क अनसर्टिफाइड कुछ नहीं आया। जितने का काम कॉन्ट्रैक्टर ने करके दिया, कॉन्ट्रैक्टी ने सारा काम को अप्रूव कर दिया, सारे काम के लिए अप्रूवल दे दिया, सर्टिफिकेशन दे दिया। ठीक है, तो सारा काम हमारा क्या हो गया, सर्टिफाइड हो गया। अनसर्टिफाइड वर्क कुछ भी नहीं है। अगर अनसर्टिफाइड वर्क होता तो मैं भी आपको बता दूं, अनसर्टिफाइड वर्क हमेशा कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, कॉस्ट में, इसको बोलना सही होगा, कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है, और वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। क्यों यहाँ पर रिकॉर्ड होता है मैं अभी